संयुक्त राष्ट्र यूएन की लिस्ट ऑफ शेम में इजराइल और हमास दोनों को शामिल किया गया है। क्या है ये यूएन की लिस्ट ऑफ शेम? क्या इंडिया कभी इसका पार्ट रहा है? आखिर इजराइल हमास को क्यों इसमें ऐड किया गया है? कौन कौन से देश हैं जिन्हें यूएन की लिस्ट ऑफ शेम में ऐड किया गया है? इन सब सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। मैं मानसी हूं आपके साथ। हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोरी। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट सर। सबसे पहला जय सवाल मानसी जी। जी सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे लेना चाहूंगी वो यही, अगर आप आसान भाषा में हम सभी को समझा सके, आखिर ये यूएन की लिस्ट ऑफ शेम है क्या? कब बनी? क्या मकसद था इसका बनाने का इसको? मानसी जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पर हूं। ये जो यूएन लिस्ट ऑफ शेम है, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल एक लिस्ट निकाली जाती है जिसमें वो देश या संगठन होते हैं जो कि बच्चों पे अत्याचार करते हैं या बच्चों को ऐसी कार्रवाई में इस्तेमाल करते हैं जो कि समाज या कानून हम्म, परमिशन नहीं देता है। ओके। उदाहरण के तौर पे हम्म, बच्चों को सैन्य के तौर पे यूज करना, उनका यौन शोषण करना, उनको ड्रग तस्करी में इस्तेमाल करना, उनको हथियार तस्करी में इस्तेमाल करना या हम्म, उन पे हमले करना, ये जी। सारे क्वालिफाई करते हैं उस देश या संगठन को हम्म, यूएन लिस्ट ऑफ शेम में लाने के लिए। ओके। तो ये यूएन की जो लिस्ट ऑफ शेम है, इसमें कौन कौन से देश हैं? इनिशियली कौन से देश शामिल किए गए थे? आज की तारीख में अगर हम देखें तो कौन कौन से देश हैं? अगर आप इन देशों के बारे में बताएं। मानसी जी, पिछले साल तक यूएन लिस्ट ऑफ शेम में 52 देश या संगठन थे और ओके। इस साल दो और देश या संगठन को उसमें इंक्लूड कर लिया गया है। जो पिछले साल तक जो थे, वो उसमें से कई नाम जो मैं बताना चाहूंगा, जैसे बिल्कुल। इस्लामिक स्टेट या हम्म, अल कायदा, हम्म, बोको हराम, हम्म, अफगानिस्तान, इराक, म्यांमार, सोमालिया, येमेन, सीरिया, और हम्म, पिछले साल पहली बार रूस को भी इंक्लूड किया गया, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से। और इस साल इसराइल और हमस हम्म, दोनों को इंक्लूड किया गया। और टोटल जो संख्या है देश या संगठन की जो कि इस यूएन लिस्ट ऑफ शेम में उनके नाम आते हैं, वो 54 है, 54 है आज के समय तक। और ये सारे देश या संगठन वो हैं जिन पे ऐसे गहरे आरोप हैं कि हम्म, उन्होंने बच्चों का मिसयूज किया है, जो कार्रवाई के लिए मैंने आपको कुछ ही पहले बताया। बताया है। क्या इंडिया कभी इसका हिस्सा रहा है? नहीं, जहां तक मेरी जानकारी जाती है, भारत कभी इस यूएन लिस्ट ऑफ शेम का कभी हिस्सा नहीं रहा है, क्योंकि इसका एक मुख्य कारण ये है कि भारत की जो सेना, वायुसेना या नौसेना है, हमारे इन तीनों सैनिक संगठनों में बहुत एक हाई लेवल ऑफ, मैं कहूंगा, मेच्योरिटी है, मिलिट्री कॉन्फिडेंस है। और हम्म, हम चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम पे जितने भी वार हों, हम कभी ऐसी कार्रवाई नहीं करते जिसकी वजह से हमारे संगठन का नाम या देश का नाम कभी आए हो। मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा मानसी जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं खुद भारतीय सेना में जब सेवा करता था, तो हम्म, मैं दो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस इलाके में पोस्टेड था सर्विस के दौरान। एक था असम में ऑपराइनो के तहत, और हम्म, दूसरा जम्मू कश्मीर में। हम्म, दोनों जगह में हम पे कई बार हमले हुए, लेकिन जो हमारी स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स थी, जो हमारी विचारधारा थी, हम्म, हमने कभी भी वो रेखा नहीं क्रॉस की जिसकी वजह से कभी हमारा ये नाम आए। और मैंने हम्म, अपना एग्जाम्पल दिया, और मैं सारे ऑफिसर, जेसीओज और सैनिकों के बिहाफ पे ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना ने ऐसी कोई हरकत नहीं की है जिससे कि हमारा देश या हम्म, संगठन का नाम ऐसी, मैं कहूंगा, दर्दनाक लिस्ट में आए। क्योंकि ये लिस्ट में नाम आना हम्म। वाकई में एक बहुत ही शर्म की बात है, और इसका नाम बिल्कुल सही है, यूएन लिस्ट ऑफ शेम। इस लिस्ट के बारे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यूएन लिस्ट ऑफ शेम में अगर नाम आ जाता है, अगर हम ग्लोबली देखें, तो ये कितनी बड़ी शर्म की बात है? क्या इस लिस्ट की क्रेडिबिलिटी है या क्या इस लिस्ट की इम्पोर्टेंस है? मानसी जी, ये जो यूएन लिस्ट ऑफ शेम है, जो 2023 की रिलीज हुई है अभी हाल में ही, इसमें टोटल 30,705 ऐसे वायलेशंस लिस्टेड हैं जिसकी वजह से इन 54 देशों या संगठनों का नाम आया है। और
आश्चर्य वाली बात यह है कि इन 30,705 वायलेशंस में से 2/3 वायलेशंस सिर्फ 6 देशों में हुए हैं। वो हैं इजराइल उब्लिक फिलिस्तीन, कॉन्गो, म्यांमार, सोमालिया, नाइजीरिया और सूडान। और इस लिस्ट में नाम आना वाकई में एक अंतर्राष्ट्रीय शर्म की बात है, क्योंकि यह दिखाता है कि वो देश या संगठन किस बुरी तरह से विफल हो चुके हैं बच्चों का सत्कार या बच्चों की इज्जत करने से। हम सारे जानते हैं कि कोई भी इंसान होता है, उसके ऊपर गहरे से गहरा कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो अपने बच्चों तक आंच नहीं आने देता है। वो 2 रोटी कम खा लेगा, लेकिन अपने बच्चों को पूरा खाना देगा। और अगर उसी हाथ पे कुछ देश या संगठन ऐसी कार्रवाई करें जिससे बच्चों का कत्लेआम हो, या उनको ऐसी चीजों में इस्तेमाल किया हो जिससे उनका बचपन ही नहीं, उनकी जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाए, तो इससे ज्यादा और शर्म वाली बात क्या होगी। हम्म। अ, चूंकि नाम तो आया है हम ये इजराइल का भी, और जो भी आपने कंट्रीज बताई कि बच्चों पे जिस तरह से अत्याचार होते हैं और इस वजह से अगर लिस्ट में नाम भी आते हैं, क्या कोई असर होता है फिर इन देशों का इनके इंटरनेशनल रिलेशंस पर? क्या ऐसा देखा गया है अगर एक बार किसी कंट्री का नाम इस लिस्ट में आ जाए तो? मानसी जी, इस लिस्ट में नाम आने से दो इसके बड़े फॉलोआउट्स होते हैं। जी। सबसे पहला होता है कि जब संयुक्त राष्ट्र इस लिस्ट ऑफ शेम में उन संगठनों या देशों का नाम लेती है, तो अगली जो कार्रवाई होती है वो होता है कि संयुक्त राष्ट्र का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड हम्म। नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके हम्म। पास ये फाइल या लिस्ट जाती है। और फिर सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करती है कि उन देशों पे या उन संगठनों पे हम्म। क्या कार्रवाई करनी चाहिए। क्या उन पे कोई आर्थिक पाबंदी लगानी चाहिए, क्या उन पे ओके। अंतर्राष्ट्रीय बैन करना चाहिए, या हम्म। हो सके हो सकता है कि उनको, जो देश हैं, उनको संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से भी बर्खास्त किया जाए। तो ये सारा जो है, जो एक्शन होता है, वो सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करता है। और एक दूसरा, बार इस अगर, लिस्ट में नाम जी जी, आने से जी जी बताइए सर, प्लीज कंटिन्यू। दूसरा जो हाँ जी, दूसरा जो फॉलोअप होता है इस लिस्ट में नाम आने से, वो होता है अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती बहुत होती है। और जो अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती होती है वो उस देश या संगठन के लिए वाकई में एक शर्म वाली बात होती है, क्योंकि जब इस लिस्ट में नाम आता है जो बाकी देश हैं जिनका ऐसे देशों या संगठनों के साथ ताल्लुक होता है, या व्यापार होता है, या रक्षा के रिलेशंस होते हैं, उस पर आन जरूर पड़ती है। क्योंकि अगर कोई देश ऐसे देशों के साथ व्यापार करता है या रक्षा सौदे करता है, तो उन देशों की आवाम में ही आवाज उठती है कि जब वो देश बच्चों पे अत्याचार कर रहे हैं, तो हम उनके साथ व्यापार क्यों करें, उनके साथ रक्षा सौदे क्यों कर रहे हैं। तो कोई भी देश नहीं चाहता है कि उनका नाम कभी भी इस लिस्ट में आए। कुछ संगठन हैं जिन पे फर्क नहीं पड़ता, जो वैसे ही इतने खतरनाक खौफनाक हैं। आप चाहे अच्छा। एक लिस्ट में नाम डाल दो, 100 लिस्ट में डाल दो, चाहे अल कायदा हो गया, चाहे बोको हराम हो गया, ये तो है ही आतंकवादी संगठन। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको जो पैसा मिलता है, कोई इनको व्हाइट मनी या ऑफिशियल मनी तो मिलता नहीं है, सारा इनको काला धन मिलता है। तो इन संगठनों पे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, देशों पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता जैसे आपने रशिया का जिक्र किया, लास्ट ईयर करा गया है, क्या फर्क पड़ा? है। मानसी जी देखिए, रशिया पे फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि रशिया खुद ही बहुत बड़ी एक अर्थव्यवस्था है, और हम्म। वो एक सुपर पावर है। हम सारे जानते हैं दुनिया में 3 ही सुपर पावर है, हम्म। रूस, अमेरिका और चीन। हम्म। और इन तीनों देशों के पास पैसा भी बहुत है, सैनिक शक्ति भी बहुत है। तो इनका किसी भी लिस्ट में ना आना इसलिए फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो मैंने जब बताया, इनके पास आर्थिक शक्ति बहुत है। दूसरा, जी। ये तीनों देश खुद ही परमानेंट 5 के सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र में। तो अगर कभी इनका नाम आ भी गया और इन पे कोई कार्रवाई होनी भी कोई सोचेगा, तो वो अपना वीटो यूज करके उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो लिस्ट में नाम आना अलग चीज है, लेकिन कार्रवाई होना एक अलग चीज है। अब तक रूस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लिस्ट पे जरूर नाम आया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि जैसे मैंने अभी बताया, उनके पास वीटो राइट्स हैं क्योंकि वो परमानेंट 5 हैं संयुक्त राष्ट्र। जी। जो आपने कहा कार्रवाई होती है, कार्यवाही होने को अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें, आर्थिक मदद के अलावा भी अगर कोई बेदखल भी करता है संयुक्त राष्ट्र के उससे या सदस्यता जाती भी है, क्या क्या रिपरकशंस होते हैं? मतलब क्या क्या गुजरना पड़ेगा किसी देश को जो अपने आप में काबिल नहीं है? मानसी जी देखिए, कोई भी देश को अगर संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से बर्खास्त किया जाता है, हम्म। तो वो अंतर्राष्ट्रीय आइसोलेट हो जाता है।
अधिकतर देश उसके साथ फिर जो कूटनीतिक संबंध भी आस्ता आस्ता तोड़ना बंद कर देते हैं। हम्म, जो संयुक्त राष्ट्र से जो मदद मिलती है, चाहे आर्थिक मदद मिले, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे हम्म, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, कि जब कोई आपदा, मेडिकल आपदा आ जाए तो वो मदद करते हैं। तो इस संयुक्त राष्ट्र से कोई भी उन्हें सहायता नहीं मिलती है, उन्हें सहयोग नहीं मिलता है। मैं एक छोटा एग्जाम्पल देना चाहूंगा जो कि बिल्कुल। इस यूएन लिस्ट ऑफ शेम के साथ कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि आपका प्रश्न है तो मैं बताना चाहूंगा हम्म, दर्शकों को। हम्म, जब 1971 में संयुक्त राष्ट्र ने डिसाइड किया कि हम चाइना को रिकॉग्नाइज करेंगे और ताइवान को डी रिकॉग्नाइज करके हम्म, उसको उसकी सदस्यता निकाल देंगे। हालांकि ताइवान का इसके साथ कोई संबंध नहीं है, मैं दोबारा बताना चाहूंगा, लेकिन क्योंकि ये प्रश्न था। ताइवान को जब संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से बर्खास्त किया गया तो वो इंटरनेशनली आइसोलेट हो गया। सारे देशों ने एक एक करके उसके साथ कूटनीतिक जो संबंध थे वो तोड़ दिए। आज की देश में दुनिया में 195 देश हैं, जिसमें से 193 हम्म, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, और सिर्फ 12 देशों का कूटनीतिक रिलेशन है ताइवान के साथ। तो ताइवान पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय आइसोलेट हो गया, और उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी अपनी अर्थव्यवस्था के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। तो जी। इसी इसी पैमाने पे अगर हम देखें, हम्म, अगर कोई भी देश पे कार्रवाई हो जाती है तो उसकी अर्थव्यवस्था पे बहुत असर पड़ता है। कई बाकी देश उसके साथ कूटनीतिक संबंध तोड़ना शुरू कर देते हैं, और हम्म, वो अपने आप को बिल्कुल ही एक अकेलापन महसूस करता है। और हम सारे जानते हैं, आज की इस ग्लोबल दुनिया में हर हम्म, देश को किसी ना किसी देश की सहायता पड़ती है। कोई भी देश हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे बड़े बड़े देश भी हो, वो हम्म, अकेले अपने दम पे तरक्की नहीं कर सकते, उन्हें कोई ना कोई देश की सहायता चाहिए होती है। और हम्म। जब ऐसा होता है तो उस देश के विकास पे बहुत फर्क पड़ता है। आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि इस लिस्ट में हालिया इजराइल और हमास दोनों को शामिल किया है, किस पर कितना असर होगा, क्या असर होगा? मानसी जी देखिए, जहां तक इसराइल की बात है, वो तो पूरा एक डेमोक्रेटिक देश है, जी। और उसका इस लिस्ट पे आना उसके लिए शर्म की बात तो है ही है। प्लस उनके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधा ही इस रिपोर्ट में अपने देश के नाम को रिजेक्ट कर दिया है। हम्म, उन्होंने बयान में कहा कि मैं इस रिपोर्ट में इसराइल के नाम का पूरा खंडन करता हूं। हमारी जो सेना है वो सबसे दुनिया की व्यवसायिक सेना है, कभी हमारी सेना ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकती है। हम्म, तो असर तो दिखना इसराइल पे शुरू हो गया है। अब जी। जैसे मैंने पहले बताया कि अब जो मेजर असर दिखेगा जब सिक्योरिटी काउंसिल इसराइल पे अगर कोई कार्रवाई करता है, लेकिन शायद कोई कार्रवाई ना हो, क्योंकि अमेरिका वीटो पावर यूज करेगा, क्योंकि हम्म, अमेरिका इसराइल का सबसे क्लोजेस्ट मित्र है, एलाय है। वो इसराइल पे कोई कार्रवाई आने नहीं देगा। लेकिन हाँ, शर्म की बात तो है, और इसका तो सीधा पुख्ता हमने देखा कि इसराइल के प्रधानमंत्री ने इस रिपोर्ट को सीधा रिजेक्ट कर दिया। जहां तक इसराइल की बात है, जहां तक हमास की बात। हमस की बात हम्म, है, अब हमस एक संगठन है। हम्म, हमस को जो पैसा मिलता है वो संयुक्त राष्ट्र से तो कुछ मिलता नहीं है। उसको हम्म, जो पैसा मिलता है उसको अरब देशों से मिलता है, हम्म, उसको मुस्लिम मेजोरिटी देशों से मिलता है, और हम्म, सबसे बड़ी बात उसको रूस और चीन से मिलता है। तो ओके। ये जो सारे देश हैं, चाहे हम्म, रूस चीन हो, चाहे मुस्लिम मेजोरिटी हो, चाहे मिडिल ईस्ट के अरब देशों हो, हम्म, वो तो हमस की मदद करते ही रहेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें आर्थिक तरीके से, दोनों पे इस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम्म, अगर ये हम्म, इसराइल हमस युद्ध लंबा खींचा तो हम्म, इसराइल पे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा। हम्म, पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को जब हमस ने इसराइल पे हमला किया, तब से लेके आज तक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कई बार कह चुके हैं कि हम्म, जितना लंबा ये युद्ध इसराइल खींच रहा है, उतना वो अपने लिए दिक्कत कर रहा है। और हम देख रहे हैं यूएन लिस्ट और शेम में इसराइल का नाम आना वाकई में उस बात को सही साबित करता है जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 अक्टूबर से अब तक कहते हैं।